सुप्रभात सभी को। जो भाई जुड़े हैं इस वेबिनार में, उनका स्वागत है। आज का वेबिनार का विषय है लंपी स्किन डिजीज, और इसके तज्ञ है डॉक्टर एस के बंसल। ये टीपी है नॉर्थ रीजन के, आप सभी शायद इनको पहचानते होंगे। और आज के वेबिनार के उप विषय है पहचान, यानी लंपी स्किन डिजीज की पहचान कैसे करें, और उसके लक्षण क्या होते हैं, और उसका नियंत्रण और रोकथाम कैसे करें। तो मुख्यतः इस विषय पे आज का अपना वेबिनार है। आपके अगर कोई भी प्रश्न है इस स्पेसिफिक विषय से लेकर, तो हम अंत में लेंगे, सर का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। आपके अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को उत्तर सर देंगे। तो बंसल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वेबिनार शुरू करें। थैंक यू पूजा मैम। आज की इस वेबिनार में जो लंपी स्किन डिजीज पे पूना टीम ने रखी है, मैं उसको सबसे ज्यादा थैंक्स को पूना टीम को थैंक्स देना चाहता हूँ। सेकेंडरी जो हमारे AIT एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और वेटनरी ऑफिसर से इसमें जो भी जुड़े हैं इस वेबिनार में, उनका भी वेलकम। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार बंसल है। मैं एज ए टीपी लाइव स्टॉक PSILD नॉर्थ में काम करता हूँ। मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग राजस्थान उदयपुर। तो आज की जो वेबिनार है, मुख्य रूप से जैसा हम जानते हैं कि लास्ट ईयर एक आउटब्रेक हुआ था लंपी स्किन डिजीज का, जिससे फार्मर्स को काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ था। जिस कोरोना के बाद में अगर महामारी देखी जाए तो लंपी स्किन डिजीज ही एक ऐसी महामारी थी जिसमें जो हमारे डेयरी फार्मर्स थे उनको इकोनॉमिकल लॉस काफी हुआ था। तो हम वेबिनार की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पूजा नेक्स्ट प्लीज। तो पहले हम थोड़ा सा लंपी स्किन डिजीज के बारे में एक इंट्रोडक्टरी अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्लाइड लेके आओ पूजा, शायद ये सेकंड। हाँ, ये जो डिजीज है मुख्य रूप से कैटल एंड बफेलो में होती है। और इस डिजीज में क्या होता है कि उसके जो एनिमल्स है उसके शरीर में गांठें बन जाती हैं, नोडुल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये डिजीज एक वायरस जनित रोग है। जैसे हम जानते हैं कई प्रकार की डिजीज होती हैं, कई बैक्टीरिया से होती हैं, कई वायरस, प्रोटोजोआ, डिफरेंट प्रकार के कारण होते हैं बीमारी के। तो ये बीमारी एक वायरस रोग है। और ये वायरस का भी डिविजन्स होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन होता है हर चीज का। तो ये वायरस कैप्री पॉक्स वायरस फैमिली में आता है और उसी का ये एक हिस्सा। जैसे देखा जाए कैप्री पॉक्स वायरस में तीन निकटतम प्रजातियों में से एक है। दो प्रजातियां सीप में पाई जाती हैं और एक प्रजाति गोट में पाई जाती है। लेकिन ये नाम जैसे हम देखा है कि कैप्री पॉक्स वायरस है, सीप एंड गोट का वायरस है, लेकिन ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये सीप एंड गोट में नहीं पाई जाती है। वायरस उस फैमिली का है, लेकिन ये इसका जो डिजीज है वो कैटल एंड बफेलो में ही पाई जाती है, सीप एंड पॉक्स में, सीप एंड गोट में नहीं। भैंसों की तुलना में गाय में इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है। नियर अबाउट 30% गाय में होता है और 1.6% इसका भैंसों में देखा गया है। अगर हम गायों में भी इसको देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा कौन से एनिमल से या कौन से ब्रीड्स के एनिमल
इन्फेक्टेड होते हैं इस डिजीज से। तो अभी तक जो स्टडी है और जो डिजीज हुई है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीड या एक्जोटिक ब्रीड में इसका इन्फेक्शन ज्यादा है। जैसे जर्सी है, एच एफ क्रॉस है, इनमें इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है दूसरी ये ब्रीड्स की तुलना में। जैसे जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, साहिवाल, गिर थापर, उनमें इन्फेक्शन कम होता है इन कंपेरिजन टू द क्रॉस ब्रीड। अगर हम एज का फैक्टर देखते हैं तो ये यंग एज में ज्यादा फैलता है। इन वेस्ट की तुलना में यंग एज के एनिमल्स में इसका इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट प्लीज। एनवायरमेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई भी डिजीज होए, चाहे बैक्टीरिया जनित हो या वायरस जनित हो या प्रोटोजोअल हो या किसी या फंगल डिजीज हो, एनवायरमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डिजीज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसको हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट जब आता है मौसम, उसमें ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि वायरस को मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है। और मेनली ये डिजीज फैलती है वेक्टर के द्वारा। जो वेक्टर हैं एक्टोपैरासाइट से, जैसे इल्ली है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं। ये वायरस को इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल में डिजीज को ट्रांसमिट करने का ये सारे वेक्टर काम करते हैं। तो जहां भी इस तरह के वेक्टर का प्रकोप ज्यादा होगा, वहाँ ये डिजीज तुरंत प्रभाव से ज्यादा नंबर के एनिमल्स में फैलने के चांसेस होते हैं। अगर हम थोड़ा सा कोल्ड वेदर देखें या ठंड का मौसम देखें तो ये वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता है। तो कोल्ड सीजन में इस बीमारी के इन्फेक्शन के चांसेस गर्म सीजन के मुकाबले कम रहते हैं। अगर हम इससे मोर्टेलिटी देखते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें मोर्टेलिटी काउंट की जाती है कि कितने एनिमल्स में ये फैला है और उसमें से डेथ कितने एनिमल्स में होती है। तो इस डिजीज में डेथ लेस देन 10% कैलकुलेट की गई है। मैं थोड़ा सा और भी हमारे साथियों को ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये डिजीज भारत में सबसे ज्यादा, जब इसका आउटब्रेक हुआ था लास्ट ईयर, तो सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन जो फैला वो राजस्थान में ही हुआ। और राजस्थान में भी पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जो हमारे डेजर्ट के जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, उनमें हजारों की तादाद में गाय इसमें मृत्यु का शिकार हुई थी। तो इससे ही हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट में वेदर हॉट होता है, तो ये बैक्टीरिया जो वायरस है हॉट क्लाइमेट में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा करता है और ज्यादा गाय भैंस संक्रमित इससे होती है। लेकिन मृत्यु दर इसकी ऐसी नहीं है, क्योंकि वायरस से जो भी डिजीज होती है वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम्स है वो स्वयं उस रिकवरी करता है। वायरस के लिए कोई भी ड्रग या कोई भी दवा बनी नहीं है। बॉडी खुद ही इंटरफेरॉन बना करके इससे इस वायरस से लड़ाई करती है और एनिमल कुछ दिनों में सही हो जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और या जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस को डिफीट नहीं कर पाता है, तो वो एनिमल्स की डेथ होती है जो 5 से 10% में आती है। लेकिन इससे क्या है कि इकोनॉमिकल लॉसेज भी होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जानवर अगर डिजीज से रिकवर हो जाता है तो डिजीज से तो रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या होता है, जो सेक्यूली होती है, सेक्यूली एक टेक्निकल टर्म है कि जब कोई डिजीज होती है और उससे एनिमल रिकवर हो जाता है तो रिकवर करने के बाद जो बैक्टीरिया या वायरस उस एनिमल्स के शरीर में कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ के
जाता है। उस डिजीज से तो पर्टिकुलर सही हो जाता है, लेकिन दूसरे सिस्टम को वो इन्फेक्ट करके जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एनिमल्स का मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसका दूसरा देखा जाए तो एनिमल्स में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अबॉर्शन मीन्स गर्भपात के चांसेस बढ़ जाते हैं, या उसका कंसेप्शन रेट भी डिक्रीज हो जाती है। कभी कभी देखा गया है उसमें टेम्परेरी इनफर्टिलिटी एनिमल्स में आ जाती है। नेक्स्ट है, अगर हम देखते हैं एनिमल्स की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगर एनिमल्स फार्मर के लिए या डेयरी फार्मर के लिए बेनिफिट कब देता है, उसके दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, देन उसका प्रोडक्शन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। मतलब दूध भी अच्छा मिले और रिप्रोडक्शन अच्छा हो। रिप्रोडक्शन का मीन्स जैसे वो समय पे हीट में आए, टाइम पे इंसेमिनेशन हो, प्रेगनेंसी रेट ज्यादा हो, अबॉर्शन के चांसेस कम हो, दो ब्याह के बीच का अंतर कम हो। ये सारे रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स हैं, और इन ट्रेट्स का भी डेयरी हस्बेंड्री में काफी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लंपी स्किन डिजीज चूंकि स्किन्स पर होती है, और इस स्किन्स पे जो नोड्यूल्स बनते हैं, वो नोड्यूल्स कुछ टाइम बाद हील हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उस एनिमल्स की जो स्किन होती है वो खराब हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें जैसे अगर आप थारपारकर एनिमल्स में देखेंगे जो बिल्कुल वाइट एनिमल है, अगर एनिमल रिकवर होता है तो उसमें ब्लैक कलर के पैचेज सब जगह उसकी स्किन में देखे जाते हैं, तो एनिमल की सुंदरता भी कम होती है। देन अगर हम उसकी हाइड का यूज करें, जैसे चमड़े का यूज करें आफ्टर मॉर्टिलिटी उस एनिमल्स का, तो उसकी भी क्वालिटी डिटोरिएट होती है। जैसे देखा जाए ये स्किन, ये डिजीज जब सर सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये बैकग्राउंड आपके यहाँ कोई बात कर रहा है, हाँ, तो आपकी आवाज कम और उनकी ज्यादा सुनाई दे रही है, तो उनसे थोड़ा बोलिए ना, धीरे से बात करें। हाँ सर, शुरू करिए आप। हाँ, मैं थोड़ा उधर दूसरी रूम में चला जाता हूँ, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा। जगदीश ये बंद। हाँ मैडम, स्टार्ट करें। हेलो। यस यस सर, स्टार्ट करिए। हाँ, तो जैसे इसका आउटब्रेक आया था कोरोना के जस्ट बाद, तो जो हमारे डेयरी फार्मर थे या पशुपालक थे, उनमें कुछ भ्रांतियां आई थी, या उनको कुछ डर था कि ये डिजीज एनिमल से ह्यूमन बीइंग में भी फैलेगी, और ह्यूमन बीइंग में भी मोर्टेलिटी पैदा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में फैले, या ह्यूमन बीइंग से एनिमल में फैलती है, उसको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। लेकिन इसका कोई प्रभाव मनुष्य पर नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि इस डिजीज का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले ये डिजीज देखी गई थी 1929 में, साउथ अफ्रीका में देखी गई थी। इंडिया में इस डिजीज के कोई केस उस टाइम देखे नहीं गए थे। इसके बाद में 2019 में ये बांग्लादेश में भी इस डिजीज को देखा गया।
अगर भारत में देखा जाए तो सबसे पहले ये डिजीज 2019 में उड़ीसा में इसके केस दर्ज किए गए थे। और अभी अगर हम देखते हैं कि जब इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ था तो नियर अबाउट हमारे भारत के 15 राज्यों में ये डिजीज ने अपना प्रकोप दिखाया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अवघड आहे. लंपी स्किन डिजीज कैसे फैलती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, कौन से वेक्टर से इम्पोर्टेंट हैं जो उसको फैलाते हैं? तो अगर हम देखा जाए सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर ये डिजीज को फैलाने में अहम और मुख्य भूमिका है तो एक्टोपैरासाइट की है, बाह्य परजीवियों की है। जिसमें जो शरीर के बाह्य परजीवी वो होते हैं, जो दो प्रकार के परजीवी होते हैं एनिमल्स में। एक तो इंडोपैरासाइट, दूसरे एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो, चाहे ब्लड सिस्टम में हो, चाहे नर्वस सिस्टम में हो, या मस्कुलर सिस्टम में हो। लेकिन जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो स्किन के ऊपर होते हैं और वहां से वो ब्लड सक करके अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। तो इस डिजीज में, लंपी स्किन डिजीज में जो मेन रोल है वो एक्टोपैरासाइट्स का है, बाह्य परजीवियों का है जो शरीर के ऊपर होते हैं। ये परजीवी जैसे तिलनी है, मच्छर है, मक्खियां हैं, ये क्या करते हैं, जैसे इन्फेक्टेड एनिमल्स के शरीर में पर ये बैठते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं, और फिर ब्लड सक करने के बाद में ये दूसरे हेल्दी एनिमल्स में बैठते हैं या उनको टच करते हैं। तो ये जो रोग के वायरस हैं उनको इन्फेक्टेड एनिमल से हेल्दी एनिमल में ट्रांसमिट करने का ये वेक्टर काम करते हैं। अगर एक तो ये इसका कारण है फैलने का, दूसरा अगर ये है जो भी हेल्दी एनिमल्स है अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है डिजीज्ड एनिमल्स के, जिसमें लंपी स्किन डिजीज है, उससे टच होता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वायरस उस डिजीज्ड एनिमल से हेल्दी एनिमल में भी ट्रांसमिट डायरेक्ट हो सकता है। ये वायरस जैसे ही कोई एनिमल में इन्फेक्शन होता है तो 1 से 2 सप्ताह तक ये ब्लड में रहता है। इसके बाद में ये अपना ब्लड में जाता है, अपना मल्टीप्लिकेशंस करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसके बाद में ये दूसरे हिस्सों में भी जाकर के इन्फेक्शन के सिम्टम को क्रिएट करता है। अगर देखा जाए तो जैसे नाक से जो स्राव आता है, आंखों से पानी आता है, मुंह से लार आता है, इनमें भी ये वायरस इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ये लार है या आंखों का पानी है या नाक का स्राव है, जब ये वाटर और जो फीड हम उस एनिमल को ऑफर कर रहे हैं वो अगर उससे मिक्स होता है तो उस वाटर को और फीड को भी इन्फेक्टेड कर देता है। अगर वो दूसरा हेल्दी एनिमल्स ऐसे वाटर और फीड को खाता है तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है और डिजीज के सिम्टम मैनिफेस्ट करता है। नेक्स्ट है इसमें फैलने का, अगर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है, जो उसके स्किन्स पे नोड्यूल्स बनती है, कुछ टाइम बाद वो नोड्यूल्स बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में उसमें हीलिंग होना स्टार्ट होती है और एक पपड़ी सी जमती है। अगर वो उस पपड़ी में भी जिस डिजीज के वायरस रहते हैं, अगर वो पपड़ी भी किसी भी जैसे फीड फॉडर या एनिमल्स के डायरेक्ट टच में आती है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ये वायरस आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरल तरीके से भी पशुओं जो हम एआई का काम करते हैं ये सीमन में भी चला जाता है। और अगर ऐसे बुल्स का हम सीमन प्रोक्योर करके सीमन डोज प्रोक्योर करते हैं तो आगे जिस एनिमल्स को अगर हम इंसेमिनेट करेंगे तो उस एनिमल्स में भी इस डिजीज के वायरस जाएंगे, एज वेल एज जो न्यू बॉर्न
यूट्रस में बन रहा है उसमें भी ये वायरस फैल सकते हैं। अगर जो कुछ एनिमल सभी स्टेज के होते हैं, यंग भी होते हैं, एडल्ट भी होते हैं, प्रेग्नेंट भी होते हैं, मिल्किंग भी होते हैं, तो अगर ये लंपी स्किन डिजीज वायरस अगर प्रेग्नेंट एनिमल्स को इन्फेक्टेड करता है तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर अबॉर्शन ही नहीं होता है तो जो काफ का बर्थ होता है उसमें भी ये वायरस जाकर के डिजीज मैनिफेस्ट करता है। अगर हम देखा जाए तो अगर जिनको लंपी स्किन डिजीज है तो उसके दूध के माध्यम से जो थन में भी जैसे नोडुल्स बनते हैं तो उस दूध में भी ये वायरस आता है, तो उसके काफ को भी दूध के माध्यम से भी ये इन्फेक्टेड कर सकता है और ये डिजीज को एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट, इस डिजीज के क्या प्राइमरी लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं जिसके आधार पे ऑनर इसको ये डिफाइन कर सके कि ये लंपी स्किन डिजीज है या अदर डिजीज है। तो अगर हम देखते हैं कि इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है लंपी स्किन डिजीज का, जो दूसरों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है कि इसका ऐसा कौन सा सिस्टम जो सिम्टम है जो दूसरी डिजीज से कॉमन ना हो, एक पेक्यूलियर सिम्टम होता है। तो इसका जो मेन सिम्टम है सबसे जो है कि शरीर के सभी भागों में नोडुल्स या गांठ का निर्माण होता है। अगर इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड देखे जाए तो 2 से 5 वीक्स का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब वायरस किसी भी ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो उसके शरीर में एंटर करने के बाद वो इन्फेक्शन फैलाता है और डिजीज के सिम्टम आते हैं, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे अगर लंपी स्किन डिजीज का वायरस किसी हेल्दी एनिमल में जाता है तो 2 से 5 सप्ताह बाद उसमें उस डिजीज के सिम्टम दिखना चालू हो जाएंगे। उससे पहले सिम्टम नहीं दिखते हैं क्योंकि किसी भी सिम्टम को देखने के लिए एक पर्टिकुलर और जो वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है, तब वो डिजीज के सिम्टम दिखाना चालू करता है। अगर हम देखते हैं जानवर की आंख और नाक से पानी आता है इस डिजीज में, देन जो लिम्फ ग्लैंड होती है उनमें भी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आती है। 1 सप्ताह तक उस एनिमल को तेज बुखार भी आता है। नेक्स्ट है, उस अगर वो जानवर दूध देने वाला जानवर है तो उस जानवर का मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। जो त्वचा पे नोडुल्स बनती हैं या गांठ बनती हैं वो 10 से 50 मिलीमीटर डायमीटर की गांठ होती हैं और ये मुख्य रूप से पूरी बॉडी पे बनती हैं, जैसे सिर है, गर्दन, पैर, म्यूकस मेम्ब्रेन आदि में ये सब जगह ये गांठें, जैसा फोटोग्राफ्स में देखा है, देख रहे हो आप लोग, उसी में से पूरी बॉडी पे ये नोडुल्स बनती है। अगर इसमें क्या है कि कुछ जानवरों में जो उसका मुंह होता है उसमें छाले पड़ जाती हैं जिसके कारण वो जानवर सही तरीके से फीडिंग नहीं कर पाता है, चारा चना चबाने में मुश्किल होती है। अगर आंखों में भी छाले पड़ जाते हैं तो उससे वाइट कलर का गंदा पदार्थ निकलता है और एनिमल्स की जो विजन होता है, जो रोशनी होती है, वो भी इससे डिजीज से प्रभावित होती है। अगर पैरों में भी ये नोडुल्स बनते हैं या छाले बनते हैं तो उसके कारण पशु सही ढंग से चल नहीं पाता है और लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। अगर इसका ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाता है तो निमोनिया और मेस्टाइटिस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर हम एनिमल्स को समय पर प्रॉपर उपचार नहीं देते या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो दूसरी डिजीज को भी ये बढ़ावा देता है, जैसे निमोनिया और मेस्टाइटिस। अगर हम इसका ब्लड सैंपल लेते हैं, देखते हैं, तो उसमें वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स की संख्या भी
ब्लड्स में इस वायरस के कारण कम हो जाती हैं। जैसे डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो ये लंपी में भी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी डिक्रीज ब्लड में हो जाती है। नेक्स्ट। अब इससे इकोनॉमिकली लॉस क्या होते हैं फार्मर को इस डिजीज से? देखिए, कई सारी डिजीज एनिमल्स में आती हैं। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज है, कोई सिस्टेमेटिक डिजीज है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिससे फार्मर को इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता, मतलब उसके आमदनी में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस लंपी स्किन डिजीज से जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं और पशुपालक हैं, उनका इकोनॉमिक लॉस होता है। मतलब जो लॉसेज होते हैं वो सीधे मनी से जुड़ी हुई। तो क्या क्या लॉस किस रूप में होते हैं, मैं थोड़ा सा बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो स्किन होती है, जब स्किन्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है। अगर एनिमल्स जब भी उस एनिमल और वो स्किन में पैचेज हो जाते हैं, चाहे एनिमल रिकवर हो जाए तो भी पैचेज रहते हैं, उस स्किन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। जब वो एनिमल कभी भी नेचुरल डेथ होती है उसकी, तो उसकी स्किन की क्वालिटी बिल्कुल खराब होती है दूसरे हेल्दी एनिमल्स के लिए। जब एनिमल्स इस डिजीज से डेथ होती है तो उसकी होल बॉडी का भी कोई उपयोग नहीं होता है, उस जिसको हम कारकेस कहते हैं, जो आफ्टर डेथ बॉडी को एनिमल्स में कारकेस कहते हैं। तो वो भी डैमेज होता है। इससे भी जो कम्युनिटीज है, दूसरे लोग जो डेथ एनिमल्स का काम करते हैं, उसको निकालते हैं, उसकी स्किन निकालते हैं, वॉन्स हैं, दूसरे सिस्टम्स हैं, वो कई चीज में काम आते हैं, तो उसका क्या है, कारकेस भी डैमेज होता है। तीसरा इससे लॉसेज है अबॉर्शन। अबॉर्शन बहुत बड़ा लॉसेज है फार्मर्स के लिए। अगर उसकी एनिमल्स प्रेग्नेंट है और 9 महीने से पहले ही अगर अबॉर्ट होती है तो उसको एक काफ का नुकसान होता है। सपोज दैट अगर वो काफ उसके यूट्रस में फीमेल है, तो अगर उसको एक फीमेल का नुकसान होता है जो आगे चल के 2 से 3 साल में 1 लाख रुपए का एसेट्स है उस किसान के लिए, तो वो उसको नुकसान होता है। तीसरा है जानवर कमजोर हो जाता है। जब जानवर कमजोर होगा तो उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और, जैसे मैंने पहले बात की थी, रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी दोनों डाउन होगी। नेक्स्ट इसका लॉसेज है कि अगर हमने टाइम पर, जो अगर टीथ पे नोडुल्स बनते हैं और वहाँ इन्फेक्शन होता है टीथ कैनाल्स में, तो ये मेस्टाइटिस को जनरेट करता है। और मेस्टाइटिस के कारण फार्मर को डायरेक्ट इकोनॉमिकल लॉस होता है, क्योंकि उसका मिल्क के प्रोडक्शन घट जाता है। अगर उस मेस्टाइटिस का भी टाइम पे हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आगे चल के उस जानवर का टीथ भी ये खराब हो सकता है। अगर वो फाइब्रोसिस स्टेज में चला गया टीथ, तो फिर वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो इतने सारे इसके इकोनॉमिकल लॉसेज हैं जो डायरेक्ट फार्मर को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट। अब लंपी स्किन डिजीज का कैसे हम इसका प्रिवेंटिव केयर करें, कैसे इसका उपचार करें, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर इसका हम लेबोरेटरी में जांच कराते हैं कि वास्तव में ये, वैसे इसके सिम्टम से भी इस डिजीज को हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसका लेबोरेटरी में जांच कराना चाहते हैं तो पहला है कि जो नोडुल्स हैं उसकी जो पपड़ी बनी है उसको भी हम अगर लैब में लेके जाएं तो उस वायरस का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। दूसरा तरीका है, अगर हम ब्लड सैंपल भी अगर लेके जाते हैं तो इस वायरस का हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी वास्तव में लंपी स्किन डिजीज है। नेक्स्ट। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वायरल डिजीज है, इसका कोई मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट वेटनरी साइंस में नहीं है। लेकिन हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए
वो वायरस ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करें, ज्यादा सिम्टम को इंक्रीज ना करें, तो हम दूसरी चीज सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए देते हैं। और वो भी हमें वेटनरी डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार फील्ड में देनी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक से। जैसे मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहता हूँ। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज काफी फैली थी, और हमने करीब करीब 1-1.5 लाख एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया, और फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट एक लंपी स्किन डिजीज किट बनाया था, जिसमें पर्टिकुलरली 4 to 5 मेडिसिन थी, और वो काफी इफेक्टिव रही। और मोर्टेलिटी 1 और 2% हमारे जो एक प्रोजेक्ट था उसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, 1 या 2% ही मोर्टेलिटी देखी गई थी, जबकि दूसरी जगह नियर अबाउट 8 से 10% मोर्टेलिटी थी। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आइवरमेक्टिन दिया था। जो आइवरमेक्टिन, वैसे देखा जाए तो ये एक्टो और एंडो पैरासाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन आइवरमेक्टिन का एक यूज है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, मतलब इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जैसा कि हमने कोरोना के टाइम में भी देखा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी कोरोना में, उसमें भी ह्यूमन बीइंग को 3 to 5 डेज आइवरमेक्टिन पर्टिकुलरली रिकमेंड किया गया था। तो इसी में भी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एडवाइजरी थी, उन्होंने आइवरमेक्टिन को 5 डेज के लिए रिकमेंड किया, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। उसका जो डोज है 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार एनिमल्स को प्रिपेयर। दूसरा जो हमने दी थी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एनराफ्लॉक्सासिन हमने रिकमेंड की थी उस एनिमल्स के लिए। तीसरा, अगर फीवर को डाउन करने के लिए सिंपल पैरासीटामोल हमने रिकमेंड उसके लिए की थी। तो ये 3-4, और जो नोडुल्स हैं, नोडुल्स के लिए हमने स्प्रे दिया था, ताकि उस जो नोडुल्स में हीलिंग तुरंत हो सके। क्योंकि अगर वो नोडुल्स में हीलिंग नहीं होगी, तो नोडुल्स ओपन होते हैं, तो उसमें बाद में जो मक्खी मच्छर हैं वो फिर उसको हीलिंग नहीं करने देंगे। तो उसके लिए भी हमने वो की, तो इसका वो है। नेक्स्ट चीज है कि जो वेक्टर इसको फैलाते हैं, जैसे त्वचा पे भी जख्म आ गए तो हमने फ्लाई रिपेलेंट स्प्रे भी किया, ताकि वो हो। अगर छाले हैं या उसके पैरों में थोड़े से छाले हैं, तो 2% पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है, पानी में मिला करके उसको साफ किया गया, ताकि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट प्लीज। इसका कंट्रोल कैसे करें और प्रिवेंटिव मेजर कैसे हो, तो इसे इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वैसे इसके लिए पर्टिकुलर इस बीमारी के नाम से कोई भी वैक्सीन डिजाइन अभी तक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, उन्होंने, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जब ये बीमारी आई तो गवर्नमेंट ने भी मास स्केल पे कैंपेन चला करके कई स्टेट में, नॉट ओनली राजस्थान, जैसे उड़ीसा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में, इस डिजीज में एक इफेक्टिव वैक्सीन है, टीका है, वो गॉट पॉक्स है। अगर हम किसी भी एनिमल्स में ये डिजीज आगे ना हो, तो उसके लिए हमें गॉट पॉक्स वैक्सीनेशन उस पर्टिकुलर से, मतलब सभी एनिमल्स में रिकमेंड करना चाहिए कि अगर हम गॉट पॉक्स वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसमें कम से कम ये डिजीज 1 ईयर के लिए नहीं आएगी। तो इसका एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन गॉट पॉक्स से इसमें इफेक्टिव वैक्सीनेशन के रूप में काम कर रहा है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो सेकंड थिंग है कि जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, अगर आपके हर्ड में या घर में 3-4 एनिमल्स हैं पशुपालक के घर में, तो अगर उसके 1 या 2 एनिमल्स में ये डिजीज आ गई, फार्मर को पता चल गया कि ये लंपी स्किन डिजीज है, तो दूसरे जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको उस एनिमल से दूर रखना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको घर से कम
काफी दूर उसको 200-300 मीटर उसको रखना चाहिए, ताकि वो डिजीज के वायरस दूसरे हेल्दी एनिमल्स में ना आए, और इस डिजीज को हम कुछ ही जानवरों में फैलने तक रोक सकें। अगर ये मास स्केल में फैलती है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं और जो हेल्दी एनिमल्स हैं, उनको फार्मर्स क्या करते हैं कि जैसे है देखा जाए रूरल एरिया में स्टॉल फीडिंग का कंसेप्ट नहीं है, अधिकांश ओपन ग्रेजिंग का सिस्टम्स है। तो जो इन्फेक्टेड और हेल्दी एनिमल्स हैं उनको भी एक साथ हम बाहर चरने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं वो हेल्दी एनिमल में डिजीज ट्रांसमिट करेंगे। अगर किसी एरिया में पर्टिकुलर किसी पॉकेट में इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, तो उस जगह के एनिमल्स को वहीं रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ना तो उस एरिया में कोई न्यू हेल्दी एनिमल्स लाने चाहिए, या जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है पर्टिकुलर एरिया, उससे कोई भी एनिमल किसी दूसरे एरिया में भी बैन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि डिजीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन ना हो। अगर कोई फार्म है, बड़ा फार्म है या गौशालाएं में काफी ये डिजीज फैली थी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एनिमल्स एक ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो अगर कोई ऐसे बड़े फार्म्स हैं और वहां कोई व्यक्ति जाता है किसी भी चीज के लिए, चाहे ट्रीटमेंट के लिए, फीडिंग के लिए, वाटरिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए, तो उसका भी जाना रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर वो जाता है तो उसको उस ह्यूमन बीइंग को पर्टिकुलर सैनिटाइज करना चाहिए, उसके हाथों को, पैरों को, ताकि वो जिस डिजीज फार्म में गया था तो वहां से वायरस को लेकर के दूसरी जगह फैला ना सके। और जो भी इस जानवरों के, इन्फेक्टेड जानवरों के साथ काम करते हैं, उनके कपड़े, जूते, सारी चीज को डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी है, ताकि डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो सके। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल की थी। हम लोगों ने जो वेक्टर्स हैं इसके, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कराया। जितने भी एनिमल्स के हाउसेज हैं, चाहे स्मॉल एनिमल्स के हाउसेज, चाहे लार्ज डेयरी फार्मर के हाउसेज, उसमें हमने साइपरमेथ्रिन का सोडियम हाइपोक्लोराइड और जो साइपरमेथ्रिन का हमने स्प्रे करवाया, वो काफी इफेक्टिव रहा, ताकि वो एक्टोपैरासाइट के लिए कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज हमने कुछ फार्मर्स के लिए एडवाइस की थी कि थोड़ा सा जो देसी तरीका था, कि हर जगह जो लोग साइपरमेथ्रिन का यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए देसी तरीका था कि जो सूखे हुए गाय का गोबर होते हैं, जिसको कंडे बोलते हैं, उसमें हमने थोड़ा सा नीम की पत्ती और कपूर डाल करके उसका धुआं करवाया, ताकि ये मक्खी मच्छर मर सकें और डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट ना कर सकें। उसके भी हमें काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मिले थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अगर जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है, अगर उसकी डेथ होती है या वो इन्फेक्टेड है, अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या उसकी कोई से भी फूडिंग मटेरियल्स है तो उसको भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जहाँ भी जो हमारे लार्ज डेयरी फार्मर्स हैं, जो उनका एरिया है, वहां पर अगर वाटर स्टोर होता है तो उस वाटर स्टोर को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि जहाँ वाटर स्टोर होता है, पुराना वाटर स्टोर होता है, वहाँ मॉस्किटो, मच्छर ज्यादा पनपते हैं और ये डिजीज को फिर ट्रांसमिट करते हैं। ये लास्ट है मेरा, जो मैंने पहले ही बताया कि इस रोग में और कोरोना रोग में आइवरमेक्टिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जो अपने को देनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ये
जब आउटब्रेक राजस्थान में हुआ था तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी इस एक्सटेंशन के लिए फार्मर को अवेयर करने के लिए कई पंपलेट बनाए थे जो एक्सटेंशन के काम आए, ताकि लोगों को एक तो गलत मैसेज ना मिले, अच्छी जानकारी मिले। और कुछ उन्होंने हर्बल ट्रिप्स भी दी थी, तो वो भी किसान अपनाए और इस डिजीज में करे। हम बैफ ने भी, जो हमने कम से कम 1 लाख एनिमल्स के साथ काम किया था एक प्रोजेक्ट में, हमने भी एक्सटेंशन मटेरियल लिए, लोग बागों को अवेयर किया, ट्रेनिंग की कि ये डिजीज से कैसे बचा सके। तो लोग बागों को सही समय पर सही जानकारी भी देना अपना दायित्व बनता है। इस तरीके से हम डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी एक्सटेंशन मटेरियल यूज किया, डिफरेंट तरह के मोड यूज किए, एक्सटेंशन के मेथड यूज किए, तो काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया। इसी प्रकार से लंपी स्किन डिजीज को भी हमने काफी हद तक कंट्रोल किया एक्सटेंशन के द्वारा। थैंक यू। नेक्स्ट, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, जैसे फर्स्ट फोटोग्राफ्स है, इसमें भी आप थोड़ा सा नोड्यूल्स देख रहे हैं। सेकंड में जो थर्ड फोटोग्राफ्स है, उसमें एक लड़का जो स्प्रे कर रहा है, ये हमने प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने बेनिफिशरीज के घरों में करवाई थी साइपरमेथ्रिन का, ताकि एक्टोपैरासाइट का कंट्रोल कर सकें और डिजीज ट्रांसमिशन को कम कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए लंपी स्किन डिजीज के बारे में। तो अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर उनके कुछ प्रश्न है तो आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन या चैट में अपना प्रश्न डाल दें, सर उसका उत्तर देंगे। या अगर आपको खुद पूछना है तो प्लीज हैंड रेस करिए, तो हम आपको बोलने का मौका देंगे, आप खुद प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो प्लीज टाइप करिए आपके क्वेश्चन आंसर्स। सर प्रश्न आया है, घाटी सर पुणे ऑफिस से है शायद। यस यस। LSD इन्फेक्शन डिफरेंट इन देसी एंड क्रॉसब्रेड काउस। क्या LSD इन्फेक्शन देसी और क्रॉसब्रेड में अलग होता है? नहीं नहीं, इन्फेक्शन का ईटियोलॉजी घाटे सर एक ही है, वायरस है। और वायरस के जो कैप्री पॉक्स वायरस है उसी फैमिली से बिलोंग करता है। सिम्टम भी दोनों में सेम होते हैं और केस फर्टिलिटी रेट अलग अलग होती है। मतलब मोर्टेलिटी जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं उसमें ये डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे भी देखा जाए, चूंकि इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं उनकी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, तो उनमें फैलने के चांसेस कम है। बफेलो में और भी कम चांसेस हैं फैलने के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोन ये क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड में है। ठीक है। इन्फेक्शन इंटेंसिटी। यस यस, वो आपने लिखा है परसेंटेज प्रिविडेंस रेट, सेम है दोनों का। पंचम किशोर सिंह, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। पंचम जी, आपने हैंड रेस किया था, आपको बोलने का मौका दिया गया है, प्लीज अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। तब तक अगर किसी का प्रश्न हो तो क्वेश्चन आंसर या चैट में आप टाइप कर सकते हो। पंचम जी बोलिए, अनम्यूट करिए पंचम जी। गोपाल जोशी, गोपाल जोशी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? गोपाल जोशी। गोपाल जी, आपका कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हेलो। बोलिए बोलिए, कौन बात कर रहा है? हेलो। बोलिए।
गोपाल बात कर रहा हूँ मैम। मैं हाँ वो बोलिए बोलिए, पूछिए अपना। अभी भी हाँ लंपी मैम मैम प्रेजेंट में अभी भी चल रही क्या लिम्पी राजस्थान में? नहीं, हाँ उसके गोपाल जी। केस अभी हाँ गोपाल जी, आपका प्रश्न हम समझ गए हैं। आपका प्रश्न ये है कि प्रेजेंट टाइम में भी लंपी राजस्थान में दिख रही है या नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम में जी ना के बराबर लंपी है राजस्थान में। बहुत इक्का दुक्का केस कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन मास स्केल में ऐसे कहीं केस नोटिस नहीं किए गए हैं प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील कुमार, सुशील कुमार लगे। सुशील कुमार जी, आपका कुछ प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट करिए और पूछिए। सुशील कुमार रॉय, अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। तब हेलो। तक यहाँ जी पे एक सर मैं प्रश्न। हाँ हाँ बोलिए सुशील जी। बोलिए बोलिए। जी मैडम, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ, लोहरदगा झारखंड से मैडम। हाँ बोलिए, सेनाब सेंटर से। जी सर, सेन्हा सेंटर से बोल रहे हैं सर। हम ये जानना चाह रहे थे, इस रोग में काफी जानवर तो यहाँ डैमेज हुआ सर झारखंड में, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट में क्या कोई बेहतर रोल है सर? यस, देखिए सुशील, जब भी जी कोई सर। बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती है, आज जी सर। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ह्यूमन बीइंग में भी वायरल फीवर होता है, तो हमें जी एंटीबायोटिक दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ताकि वायरस का बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है, बॉडी खुद वायरस को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन जब कोई एक वायरस बॉडी को लूज करता है, कमजोर करता है, तो दूसरे बैक्टीरिया भी उस पर जाकर के उस पर अटैक कर सकते हैं। तो हमेशा हम जी जो भी वायरल डिजीज है उसमें एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। और उसकी बॉडी में थोड़े से हम, जैसे मैंने आइवरमेक्टिन बताई, कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो सके, जो वायरस के अगेंस्ट काम कर सके। जी तो जितनी भी वायरल डिजीज, चाहे ह्यूमन में हो चाहे एनिमल्स में हो, उनका में हम एंटीबायोटिक देते ही देते हैं। जी ठीक है सर, बस यही जानना चाह रहे थे सर। ठीक है। और सुशील जी बढ़िया। बढ़िया है सर, बढ़िया। तो एक प्रश्न है, बफेलो में भी होता है क्या ये? हाँ बफेलो में होता है, लेकिन इसके केस बहुत कम नोटिस किए गए थे। जैसे मैंने बताया कि 30% के करीब केटल में है, तो 1.6 के करीब बफेलो में। बहुत कम, रेयर केस बफेलो। विक्रांत कुमार, बोलिए। सर आपका हम वो जो सुन रहे थे, तो आपने बताया इसमें कि गॉट को पॉक्स का जो है ये वैक्सीन इसमें कारगर होगा। तो हाँ ये इसको हम लोग मास लेवल पे किसान को रिकमेंडेशन करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट ये वैक्सीनेशन हर साल कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी अभी 2-3 महीने पहले भी इसकी मुहिम मास स्केल पे चली। राजस्थान ने भी मास स्केल पे, बैफ ने भी खुद वैक्सीन थोड़ा सा अरेंज करवाया। और जब इसका आउटब्रेक हुआ था, तो जो ऐसे हर्ड थे या गौशालाएं थी जिनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैला, तो हमने गॉटपॉक्स सब जगह लगाए। ये गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड किया था। नहीं, ये एक्चुअली हम लोग को भी फील्ड में ये सुनने को आ रहा था, लेकिन आज आपका जो टेक्निकल सेशन हुआ लंपी को लेके, तो इसी के लिए मैं फिर से इसको कंफर्म कर रहा था कि सारे टीम मेंबर जितने भी जुड़े हैं आज के वेबिनार में, ये क्योंकि ये वायरल है, तो वायरल में जैसे सुशील ने बोला, तो वायरल में कहीं भी एंटीबायोटिक जो है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही एंटीबायोटिक सटीक उसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन वायरल डिजीज में केवल इसका वैक्सीन, प्रिवेंटिव और वैक्सीन ही हो सकता है। यस यस, इसका वैक्सीन इफेक्टिव है, गॉटपॉक्स वैक्सीन इफेक्टिव है। और ये गवर्नमेंट ने खुद रिकमेंड किया है। नहीं नहीं, इसलिए कि पूरे टीम को ये हम जानबूझ के फोकस कर रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक के चक्कर में न रहे लंपी स्किन डिजीज में ये। देखिए विक्रांत कुमार जी, सबसे अच्छी चीज है कि प्रिवेंटिव क्योर बेटर देन क्यूरेटिव।
प्रिवेंटिव हमेशा बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर एनिमल में इन्फेक्शन हो गया तो मे बी वो उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ भी नहीं होती है तो मैंने जो बताया, जो इसकी सेक्यूली है, बीमार से रिकवरी भी हो जाता है, तो भी कुछ चीजें ये छोड़ के जाता है। और जब राजस्थान में इसका आउटब्रेक हुआ था तो गॉट पॉक्स वैक्सीन मिलना बड़ी मुश्किल से ये वैक्सीन मिला सब लोगों का। इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज की गई थी, क्योंकि गॉट पॉक्स इन जनरल इतना ज्यादा लोग बाग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो कंपनी इतना इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। लेकिन जब आउटब्रेक आया तो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर भी बढ़ाया। शुरू में इसकी थोड़ी सी क्राइसिस थी मार्केट में। मगर हेलो। सुधीर कुमार जी को मौका। बोलिए गोपाल जी। मैं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अच्छे फार्मर्स थे मेरे और जिनकी अच्छी गायें थी, क्रॉस ब्रीड गायें थी, उनमें जो लंपी आई उसके बाद बॉडी के ऊपर पूरे जो स्पॉट्स बने हुए हैं और वो स्पॉट्स अब भी जैसे उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनका कोई निदान है या उनका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन, ताकि नो वो नो, स्पॉट्स धीरे धीरे खत्म हो जाए? नहीं नहीं गोपाल जी, ये स्पॉट से क्या है कि जैसे ही आपके नोडुल्स बनते हैं और उसकी हीलिंग होती है तो स्क्रैप होता है। वो नोडुल्स हीलिंग के बाद में वो स्क्रैप सही नहीं हो सकते हैं, जो उसमें मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो सकते। जब मैंने आपको बताया था कि इससे क्या क्या इकोनॉमिकल लॉस हैं, उसमें ये चीज मैंने चर्चा की थी कि जो हमारी स्किन्स है, ये स्किन की क्वालिटी को भी डैमेज कर देता है लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग नहीं, मरने के बाद भी अगर उसका चमड़ा यूज करेंगे तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा। जी जी है, और क्रॉस ब्रीड में तो इसके ज्यादा विजिबिलिटी नहीं आती है स्पॉट्स की। लेकिन जो थार पारकर बिल्कुल वाइट है, जैसे अपने राजस्थान में गीता गांव गौशाला है, वहां जी काफी जी। लंबी आई थी, तो उसमें बिल्कुल वाइट वाइट स्पॉट्स बनी हुई है, वो सही नहीं हुई। जी सर, जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके गोपाल जी। सर मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, जी विक्रांत को। हाँ बोलिए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे सर हम लोग अवेयरनेस के लिए हर एक जगह वायरस के लिए हम लोग जैसे एफएमडी हो गया, एचएसबीक्यू हो गया, इसका जो टाइम फ्रेम पे वैक्सीनेशन का टाइम स्लॉट और मंथ हम लोग ये करते हैं सर, कंफर्म करते हैं सारे अवेयरनेस के पंपलेट पे। तो मेरा सर एक रिक्वेस्ट है कि लंपी स्किन डिजीज को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करके वो बिल्कुल गॉट पॉक्स का जो बिल्कुल है इसको विक्रांत जी, सर अवॉइड करें सर हम लोग। विक्रांत जी, आजकल जो भी टेक्निकल सेशंस मेरे कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं या दूसरे जो वेब में हम बात करते हैं, पहले हम रिकमेंड करते थे कि 3 डिजीज के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल्स ज्यादा प्रॉम्प्ट करते थे, एफएमडी, बीक्यू, एचएस। लेकिन आज हम लंपी को भी एक महत्व दे रहे हैं कि किसान जो हमारे भाई हैं वो लंपी का भी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ये इस घातक बीमारी से भी बचा जा सके। यस सर, थैंक यू। तो राजीव कुमार झारखंड से पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उसका इफेक्ट कितने दिन तक रहता है 1 एनिमल। ईयर, 1 ईयर। ठाकुर जी आपका कोई प्रश्न है तो यस पूछिए। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। बोलिए बोलिए। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, और जो वैक्सीनेशन डोज है, हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तो वो कितना एमएल देना चाहिए, इसका डोज का 3 क्या ml। प्रमाण है, और कितनी हाँ उम्र में 3 ml? देखिए, हाँ और उसकी एज मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा वो हूँ। कितनी? हाँ सुनिए एक मिनट। सबसे पहले कोई भी वैक्सीनेशन अगर हम एनिमल्स में प्रीफर करते हैं तो 4 मंथ एबव एज होना चाहिए। 4 मंथ या 4 मंथ एबव है, क्योंकि उसका 4 मंथ। इम्यून सिस्टम 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ में काफ का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता। तो चाहे पीपीआर वैक्सीन हो, चाहे एफएमडी हो, चाहे एचएस हो, चाहे बीक्यू हो, चाहे लंपी हो। एक तो आपका एज हो गया। दूसरे आपने पूछा था उसकी डोज ठीक है। रेट क्या होनी चाहिए। डोज रेट लंपी की 3 ml डोज। 3 ml। और हमारा तीसरा वो है क्वेश्चन कि उसको क्या
खुराक में क्या देना चाहिए जो लंपी हो गया तो? नहीं, खुराक में तो जो हम देते हैं वो ही अपने को कंसंट्रेट पाउडर और वो ड्राई पाउडर ही देना चाहिए। थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर से प्रेस्क्राइब करना चाहिए बैलेंस डाइट दे करके, ताकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो वो वायरस से कॉम्बैट कर सके एनिमल बॉडी। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि इसमें जो आप बताए कि एबॉर्शन होता है तो कितना परसेंटेज एबॉर्शन होता है? देखिए, हम लोगों ने ऐसे कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया है संभाजी के कितने परसेंट अबॉर्शंस हैं, लेकिन इसमें चांसेस अबॉर्शन के हैं, अबॉर्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एनिमल्स में हो। और अपन ने कोई स्ट्रक्चर वे में इसका डेटा कलेक्ट नहीं किया है, तो मैं एग्जैक्ट ये परसेंटेज नहीं बता सकता कि 100 एनिमल इन्फेक्टेड हुए हैं प्रेग्नेंट तो कितने एनिमल्स में अबॉर्शन हुआ है। और हमारा चौथा प्रश्न है सर, जो आपने प्रेजेंट किया है तो वो पीपीटी हम को शेयर करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना ये क्या है, हाँ। प्रेजेंटेशन सारी चीज सभी के नॉलेज को इंक्रीज करना, अवेयरनेस करना, ये सभी के लिए है। तो मैं पूजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, मैंने पूजा मैडम को भेजा है और मंगेश सर को, तो वो दोनों आप लोगों को सभी को शेयर कर दें, क्योंकि मेरे पास में हर की मेल आईडी नहीं है सर, तो वो सबको शेयर करेंगे। इसके अलावा हाँ, थैंक प्रेजेंटेशन के अलावा जो हमने पेम्पलेट बनाए थे, वो इसमें ज्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। मैं पूजा मैडम को 2-3 हमने पेम्पलेट बनाए हैं हिंदी में, वो भी आपको पूजा मैम को शेयर करूंगा ताकि वो आपको शेयर कर सके। ठीक है सर, आप शेयर कर देना, लेकिन जिस किसी को ये प्रेजेंटेशन थैंक यू और सर। अ, तो आप प्लीज हमें ईमेल कर दीजिए, आपको ईमेल पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चैट में डाला है मंगेश जी ने, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। अगर चैट में आप देख पाते हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप या पीसी पे। और किसी के कुछ प्रश्न हैं? और दो प्रश्न आए हैं शायद। पोस्ट डिजीज मैनेजमेंट रिकवरी के लिए क्या होना चाहिए सर? आफ्टर डिजीज, ये मैंने जैसे ही बताया कि हम डिजीज के लिए तो जो हमने प्रोटोकॉल दिया है कि एंटीबायोटिक्स हैं, देन आपके आइवरमेक्टिन्स है, देन आपके पैरासीटामोल हैं जो कंट्रोल करेंगे सिम्टम को। उसके रिकवरी के बाद में मेन थिंग्स होती है कि उसकी फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट उसको, मतलब ड्यूरिंग द डिजीज और आफ्टर द डिजीज बैलेंस डाइट प्लस मिनरल मिक्सचर भी उसको रिकमेंड करना चाहिए, ताकि उसकी फास्ट रिकवरी हो सके। और जो उसके जैसे मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा उस दौरान डिक्रीज हुआ है तो वो अपने लेवल पे आ सके। और कुछ किसी के क्वेश्चंस हैं? अगर नहीं है तो हम इस वेबिनार को कंक्लूड कर देंगे। 1-2 मिनट रुकते हैं, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। और मंगेश जी ने प्रेजेंटेशन चैट में डाला है, तो प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, और बाबुल इसके जी, चैट इसके में प्रेजेंटेशन डाला है। हाँ, इसके अलावा अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए जो मेरे को डायरेक्ट जानते हैं, तो मेरे को भी फोन से बात करके प्रेजेंटेशन, लीफलेट, पेम्पलेट जो हमने बनाए थे, मैं सारा शेयर कर सकता हूँ। मेरे से भी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, तो और किसी के कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं अ, बंसल सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आपको अगर प्रेजेंटेशन और ब्रोशर्स चाहिए तो आप बंसल सर को ईमेल कर सकते हैं या उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी अभी चैट में डाला है, वो नोट कर लीजिए और उनको ईमेल करके वो आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर बंसल सर, और सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू पूजा, आपने बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया और आपका सपोर्ट हमेशा रहता है कि जो चीजें हम अच्छी कर रहे हैं वो लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचे, ताकि हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, फार्मर हैं, वो उसका लाभ उठा सकें। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद आपका करूंगा, सेंट्रल टीम का। देन सेकंड, मैं जो हमारे सारे ऑडियंस हैं जो काफी संख्या में जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने भी अपना टाइम इसके लिए रखा। और मैं चाहूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हैं आप फार्मर में डिसेमिनेट करें ताकि उनका लंपी से लॉसेज ना हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।